हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। आज हम क्लास 9th का लेसन नंबर 8 जो कि मोशन है वो आज हम पढ़ेंगे और इसको विस्तृत से जानेंगे। मोशन जैसा कि नाम ही है गति। तो अगर हम अपने दैनिक जीवन में कुछ वस्तुओं को विराम अवस्था में देखते हैं तथा कुछ वस्तुओं को गतिमान अवस्था में देखते हैं, अर्थात कुछ वस्तुएं एक जगह पे पड़ी रहती हैं, कुछ वस्तुएं ऐसी होती हैं जो चलती फिरती रहती हैं। और जैसे इसके लिए आप देख रहे हैं, पक्षी को ले लीजिए। पक्षी क्या करता है? उड़ता है। मछली क्या करती है? तैरती है। हमारा ब्लड क्या होता है? प्रवाहित होता रहता है। इसमें शिराओं और धमनियों में। मोटरसाइकिल क्या करती है? चलती है। परमाणु, अणु, ग्रह, तारे और आकाशगंगाएं ये सभी क्या है? मोशन में है, गतिमान है। ठीक है। और कोई वस्तु गति में तभी है जब वह वस्तु समय के साथ अपनी स्थिति को परिवर्तित करती है। समझ में आया बच्चों? कि कोई भी वस्तु गति में तभी रहती है जब वह समय के साथ अपनी स्थिति को परिवर्तित करती है। ओके। जिनमें गति के अस्तित्व के प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष बहुत सारे साक्ष्य हमें देखने को मिलते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर हम देख लेते हैं, हम हवा की गति का अनुमान धूल कणों के उड़ने व पेड़ों की शाखाओं और पत्तियों के हिलने डुलने से लगाते हैं। तो हवा को तो हम देख नहीं सकते हैं, किंतु इसको देखने के लिए, इसको समझने के लिए हम क्या करते हैं? धूल कणों का माध्यम लेते हैं और पेड़ पौधों के पत्तियों के हिलने डुलने को माध्यम बनाते हैं, जिससे हमें यह पता चलता है कि हवाएं क्या होती हैं? चल रही हैं, मूवमेंट में है। अब सूर्योदय, सूर्यास्त, सूरज का उगना और सूरज का डूबना एवं मौसम परिवर्तन की घटना, ठीक है, इत्यादि ये सभी क्या है? मोशन के कुछ एग्जांपल्स भी हैं। ठीक है बच्चों, गुड। और यदि अगर हम पृथ्वी की गति का अनुमान प्रत्यक्ष रूप से क्यों नहीं लगा पाते हैं, अगर ऐसा मैं प्रश्न पूछूं तो इसका क्या जवाब होगा? पृथ्वी का गति का अनुमान हम अपने जड़त्व के कारण प्रत्यक्ष रूप से अनुमान नहीं लगा पाते हैं। ठीक है बच्चों। अगर हम बात करें कि किसी व्यक्ति के लिए एक वस्तु गतिशील प्रतीत होती है तथा वह दूसरे के लिए स्थिर महसूस होती है, तो गति कर रही बस के यात्रियों के लिए सड़क के किनारे लगे पेड़ पौधे पीछे की ओर गतिमान प्रतीत होते हैं, जबकि सड़क के किनारे खड़ा व्यक्ति बस के साथ यात्रियों को भी गति करते हुए देखता है। तो आप अंतर समझ रहे होंगे कि बस के अंदर जो व्यक्ति बैठा है उसको तो गति करते हुए नजर आ रहा है। अंदर से बैठ के बाहर देखने पर हमें पता चलता है कि बाहर के पेड़ पौधे, व्यक्ति, मनुष्य, जो भी चीजें दिखाई देती हैं वह गतिमान में होती हैं, लेकिन वास्तव में गति तो बस में बैठा हुआ यात्री करता है और बाहर वाला यात्री वो अपने आप को स्थिर में देखता है और सामने से जा रही बस को गतिमान में देखता है। तो अंतर समझ में आया बच्चों? गुड। अच्छा, हम कुछ जो है गतियां जटिल होती हैं, कुछ वस्तुएं सीधी रेखा में चलती हैं, तो कुछ सर्कल पथ पे चलती हैं, तो कुछ जो हैं घूर्णन कर सकती हैं, तो कुछ कंपन करती हैं। ऐसी भी स्थिति हो सकती है कि जिसमें क्रियाएं जो हैं, एक्टिविटी जो हैं, साथ साथ एक साथ बहुत सारी होती हूँ। तो इस संभावना को हम विभिन्न प्रकार से समझने की कोशिश करेंगे। ओके बच्चों, गुड। अब हम बात करते हैं
सबसे पहले कि गति का वर्णन, ठीक है, गति का वर्णन। तो हम किसी वस्तु की स्थिति को एक निर्देश बिंदु पर निर्धारित करके व्यक्त करते हैं, ठीक है। जैसा कि मान लीजिए अगर हम नहीं चाहते हैं केवल हमें बोल के समझना हो, तो हम कोई ना कोई एक बिंदु बनाएंगे और उस बिंदु से या फिर उत्तर या दक्षिण या पूर्व या पश्चिम, साउथ ईस्ट नॉर्थ और वेस्ट, किसी भी डायरेक्शन में, किसी भी दिशा में हम कल्पना करते हैं कि हम लोग चल रहे हैं। तो जिस डायरेक्शन में हम चलेंगे वहां से, जहां से हमने स्टार्ट किया है वो क्या हो गया, वो मूल बिंदु हो गया, यानी एक निर्देश बिंदु हो गया जहां से हम स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। जैसे कि किसी गांव में एक स्कूल रेलवे स्टेशन से 2 किलोमीटर उत्तर दिशा में है, ठीक है। हमने उस स्कूल की स्थिति को रेलवे स्टेशन के सापेक्ष निर्धारित किया, ठीक है। तो अब इसमें क्या हमें देखने को मिला कि रेलवे स्टेशन से निर्देश बिंदु है, क्या है, हमारा स्कूल, ठीक है, गुड। इसी प्रकार हम अन्य जो है दूसरे बिंदुओं का भी अपने सुविधा अनुसार हम एग्जाम्पल खोज सकते हैं, देख सकते हैं, ठीक है। और इसीलिए किसी वस्तु की स्थिति को बताने के लिए हमें एक निर्देश बिंदु की आवश्यकता होती है, जिसे मूल बिंदु कहा जाता है या मूल सेंटर भी कहते हैं। तो आप समझ चुके हैं बच्चों कि मूल बिंदु क्या होता है, क्योंकि जहां से जो वस्तु स्टार्ट होती है वही मूल बिंदु कहलाती है। क्लियर हुआ, गुड। अब इसके अंदर थोड़ा सा हम दूसरा पॉइंट भी समझने की कोशिश करेंगे कि सरल रेखीय गति क्या होता है, ठीक है। तो सरल रेखीय गति की अगर हम बात करें तो हम यह मान लेते हैं कि कोई वस्तु है और वह वस्तु एक सरल रेखा पे, सरल रेखा मतलब एक स्ट्रेट लाइन, सीधी लाइन एक खींची गई है, रेखा बनाई गई है, ठीक है, एक लाइन बनाया गया है। उस लाइन पर, उस पथ पर कोई वस्तु गतिमान है, कोई वस्तु क्या है, मूवमेंट कर रही है, और उस वस्तु की अपनी गति बिंदु जो है ओ से प्रारंभ होती है, ठीक है, ओ से प्रारंभ होती है। अभी जैसे हमने ऊपर बात किया था कि गति के वर्णन में कि कोई जब वस्तु कोई जहाँ से स्टार्ट होती है, जहाँ से चलना स्टार्ट करती है, वही क्या होता है, मूल बिंदु होता है। उसी प्रकार गति जो है जहाँ से प्रारंभ होती है उसको ओ मान लिया गया है कि ये ओ से प्रारंभ होती है, ठीक है। अब पूरा एक लाइन बना करके हमने ए बी सी कुछ इस प्रकार का नाम दे दिया, बीच बीच में नाम दे दिया कि ए से चलकर वो बी तक जाएगी और बी से चलकर सी तक जाएगी, फिर आराम करेगी, फिर सी से चलकर डी तक जाएगी, फिर आराम करेगी। इस प्रकार से कुछ हमने नाम बना दिया उस रेखा के ऊपर, ठीक है। और भिन्न भिन्न क्षणों में, यानी भिन्न भिन्न समयों के अंतराल में ए बी और सी वस्तुओं को हमने क्या किया, दिखा दिया, ठीक है। अब क्या है कि पहले जो है, जो वस्तु है वो सी से, ठीक है, गुजरती है, ठीक है, ओ से प्रारंभ करती है और सी तक पहुंचती है, ठीक है, और सी से फिर बी तक पहुंचती है और बी से गुजरते हुए ए तक पहुंचती है, ठीक है, और उसी प्रकार पुनः वह बी से गुजरते हुए सी तक पहुंचती है और सी से गुजरते हुए ओ तक पहुंचती है, यानी रिवर्सिबल मोशन कर रही है, यानी एक तरफ से चली गई, ठीक है, और अपनी लास्ट पॉइंट तक पहुंच गई और लास्ट पॉइंट से फिर वह इनिशियल पॉइंट तक, यानी प्रारंभिक बिंदु तक फिर पुनः वापस चली आई। तो अगर हम इस बिंदु की गणना करना चाहें तो उस बिंदु की गणना हम इस प्रकार करेंगे कि वस्तु के द्वारा तय की गई कुल दूरी, ठीक है। अब तय की गई कुल दूरी कैसे होगा कि ओ ए, तो ओ क्या है, प्रारंभिक बिंदु, और ए क्या है, अंतिम बिंदु। तो ओ ए प्लस, क्योंकि प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु से ही किसी भी चीज की हम लोग पूर्ण रूप से गणना कर सकते हैं। तो ओ ए, फिर हमने प्लस लगाया, अब ओ से लेकर ए तक के बीच की दूरी हो गई। अब ओ के बाद सी है,
तो अब सी से लेके प्लस के बाद से सी और फिर सी से लेके ए के बीच की दूरी, तो ए सी हो गया। ठीक है, अब मान लो फिर उसके बाद से बात किया जाए कि 20 प्लस 20 से लेके ए के बीच की दूरी, तो ए बी हो गया। ठीक है, इसी प्रकार ये भी पूछे प्लस ओ से लेकर के अब सी के बीच की दूरी, तो ये क्या हो गया, ओ सी हो गया। प्लस ये पूछे कि ओ से लेकर बी की दूरी, तो ये क्या होगा, बी ओ हो गया। ओके, या ओ बी भी हम लिख सकते हैं, इसमें कंफ्यूजन नहीं होना है। ठीक है, तो कुल मिला जुला के जब इस प्रकार की एक पथ बन जाएंगे, तो आपसे उस पथ के बारे में कहीं से भी पूछा जा सकता है कि आप हमें बताएं कि ओ से लेकर ए के बीच की दूरी टोटल कितनी है। ठीक है, तो मान लीजिए अभी हमने जैसे कि बताया कि ओ ए यानी प्रारंभिक बिंदु अंतिम बिंदु जितना डिस्टेंस टोटल कर लेंगे, प्लस अब दूसरा ऑप्शन दे रहा है कि सी से लेकर ए के बीच की दूरी, तो ए और सी के बीच की दूरी हम टोटल कर लेंगे। अब टोटल कर लेंगे तो ये कितना आ रहा है, टोटल करने के बाद से जो भी आएगा उसको जोड़ करके हम लिख देंगे, और किसमें लिखेंगे, दूरी किलोमीटर में हमेशा लिखी जाती है। ठीक है ना, हम किलोमीटर में लिखेंगे और यह बता देंगे कि इतनी दूरी टोटल ओ ए से लेकर के ए सी तक हुई है। क्लियर है। जैसे कि एग्जांपल मान लो आपके बुक में दिया हुआ है कि ओ के स्थान पर 0 पॉइंट है। हमेशा मैंने कहा कि कभी भी प्रारंभिक बिंदु जब स्टार्ट करते हैं, कोई संख्या नहीं दी गई हो, वहाँ हम क्या मानते हैं, शून्य मानते हैं। शून्य से 5-5 पॉइंट की अंतराल पर हम एक कॉमा लगाएंगे और वहाँ नंबर्स डालते जाएंगे कि 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60। ठीक है, इस प्रकार के कुछ नंबर हम हर पॉइंट पे 5-5 के अंतराल में हम डालते जाएंगे, और फिर हम टोटल इनके जो है रेशियो निकालेंगे। जैसा कि आपके फिगर में दिया गया होगा, आप किताब खोल के देखेंगे, आपको बखूबी समझ में आ जाएगा। जैसे कि ओ से लेकर के ए के बीच की दूरी जो टोटल है वो है 60 किलोमीटर, तो हमने 60 प्लस लिख लिया। ठीक है, अब प्लस ए सी लिखा है, तो ए से लेकर के सी के बीच की दूरी जो है टोटल 35 किलोमीटर है, हमने 35 किलोमीटर लिख लिया। अब हम 60 और 35 को दोनों को ऐड करेंगे, और जब ऐड करेंगे तो 95 आएगा, और किलोमीटर वैसे क्या वैसे ही हम लिख देते हैं। तो दोनों को ऐड करने के बाद से हमारे पास कितना आया, हमारे पास आया 95 किलोमीटर। ओके, तो इस प्रकार से हम यह देखेंगे कि वस्तु के द्वारा तय की गई दूरी ही क्या है, किसी वस्तु की दूरी को निर्धारित करने के लिए हमें केवल अंकीय मान की आवश्यकता होती है। जैसा कि अभी हमने बताया कि अंक मान ही तो हम निर्धारित करें ना 5-5 के अंतराल पे, तो ये अंक मान है, न कि गति की दिशा। दिशा से चूंकि हम कुछ नहीं बता पाएंगे, इसलिए अंक बेहद जरूरी है, तभी हम ये वेरीफाई कर पाएंगे कि अंक इतने दूरी पर यह चीज मौजूद है या स्थित है। ठीक है बच्चों, ऐसी राशियां होती हैं, ठीक है ना, तो कुछ ऐसी राशियां होती हैं जिनके केवल उनके अंकीय मान द्वारा ही क्या किया जाता है, इसे दिखाया जाता है, प्रदर्शित किया जाता है, व्यक्त किया जाता है। ठीक है, किसी भौतिक राशि का अंकीय मान उसका परिमाण होता है। ठीक है, ये आप नोट करेंगे कि किसी भौतिक राशि का अंकीय मान जो होता है उसका क्या होता है, परिमाण होता है। और उदाहरण के द्वारा आप मान लीजिए कोई वस्तु है, उस वस्तु की प्रारंभिक स्थिति ओ से अंतिम स्थिति सी तक की दूरी ज्ञात कर सकते हैं। कि नहीं कर सकते हैं, ऑफ कोर्स कर सकते हैं। और यह दूरी आपको ए से गुजरते हुए ओ से सी तक के विस्थापन का अंकीय मान देगा। ठीक है ना, अब इसमें वर्ड आता है कि विस्थापन, तो विस्थापन हम आगे इसी के अंदर हम चर्चा करेंगे। बस आपको ये समझना है, एक सरल रेखा है, सरल रेखा पे आपने पॉइंट बनाया है, सबको एक नाम दिया है ABCD और ओ तक, और यह प्रारंभिक बिंदु से अंतिम बिंदु तक जाती है। और आपसे अगर किसी भी बीच के बिंदु के बारे में पूछ लिया जाए तो आप उसको आइडेंटिफाई आसानी से कर सकते हैं, और अंकीय मान द्वारा उसको क्या कर सकते हैं, प्रदर्शित कर सकते हैं, दिखा सकते हैं, रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ओके ओके गुड। अब हम जो है एक उदाहरण ले लेते हैं। ठीक है, अब कहा जाता है कि क्या विस्थापन का परिमाण जो है वो वस्तु के द्वारा तय की गई दूरी के बराबर हो सकता है।
ठीक है। क्या विस्थापन का परिमाण वस्तु के द्वारा तय की गई दूरी के बराबर हो सकता है? ठीक है। तो इसका एक फिगर दिखाया गया है, इसका हम एग्जांपल लेते हैं। मान लो ओ से लेकर ए तक की वस्तु की गति के लिए तय की गई दूरी 60 किलोमीटर है। ठीक है, ये दिया हुआ है बुक में, आप देख सकते हैं आराम से। तथा विस्थापन का परिमाण भी क्या है, 60 किलोमीटर ही है। विस्थापन का मतलब प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु, जहाँ से स्टार्ट किया गया है और जहाँ हमें लास्ट जाना है, उनके बीच की जो दूरी होती है वही क्या है, विस्थापन बिंदु कहलाता है। ठीक है। तो ओ से ए तथा पुनः बी तक गति के दौरान तय की गई दूरी कितनी हो गई? ठीक है ना। तो अब हम देखेंगे कि मान लो ओ से लेकर ए तक 60 किलोमीटर था। क्योंकि ओ से लेकर ए तक के बीच में बात की जा रही है, तो 60 किलोमीटर प्लस पुनः बी तक जो है गति के दौरान तय की गई। अब मान लो ये तो वहाँ से हो गया, अब बी हम काउंट करेंगे, तो बी कहाँ से काउंट करेंगे भैया? बी हम काउंट करेंगे अब ए से बी, क्योंकि ओ से ए काउंट किया, तो अब ए से हम बी काउंट करेंगे। तो जो ए है सबसे लास्ट में फिगर में, वो 60 पे दिया हुआ है। तो तुम रिवर्स जब जाओगे, वापस अपोजिट आओगे, तो फिर वो 5 से स्टार्ट करोगे, तो 5, 10, 15, 20, 25। ठीक है, इस तरह से करके आएंगे आप, तो आप 25 किलोमीटर पे पहुंच जाएंगे। या मान लीजिए अगर रिवर्स भी नहीं पहुंचे तो भी आप अपने तरीके से वो नंबर डालेंगे, तो उस पर वो नंबर रख सकते हैं, उसमें कोई कन्फ्यूजन वाली बात नहीं है। ठीक है। तो अब हम 60 किलोमीटर प्लस 25 किलोमीटर को क्या करेंगे, ऐड करेंगे, तो ये 85 किलोमीटर यानी 85 किलोमीटर, ठीक है ना, हो जाएगा। जबकि इसका विस्थापन का परिमाण जो होगा वो कितना होगा, 35 किलोमीटर होगा। आप बुक में देख सकते हैं 35 क्यों होगा, क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन पे चल रहा है और उसके नीचे 35 लिखा हुआ है। ठीक है ना। और 25, तो 25 आप देख सकते हैं, ठीक है, कि बीच में अगर हम सी को हटा दें तो हमारे पास बी केवल बचेगा। तो एक स्टैंडर्ड मान है, बस मान रखा गया है, इसमें कोई चिंता करने की बात नहीं है, कोई कंफ्यूज होने की बात नहीं है, बिल्कुल बहुत ही सिंपल सा है। हम और आगे चलते हैं और इसको समझते हैं, बिल्कुल समझ में आएगा ये चीज़ और अच्छे से। ठीक है। तो इसका विस्थापन 35 किलोमीटर हो गया। ठीक है। और तय की गई दूरी कितनी हो गई, 85 किलोमीटर के बराबर नहीं हुआ। अर्थात कहने का मतलब ये है कि विस्थापन का परिमाण जो है वो वस्तु के द्वारा तय की गई दूरी के बराबर नहीं होता है। ठीक है, नहीं हो सकता है। क्लियर है? नहीं हुआ ना? क्लियर है? अभी जैसे क्वेश्चन में दिया गया उस हिसाब से क्या है, बराबर नहीं है। तो क्या हम करेंगे, फिर हम देखेंगे कि गति के दौरान विस्थापन का परिमाण जो है शून्य हो सकता है। ऐसा भी है, मान लो विस्थापन के दौरान, जो वर्ड है विस्थापन, उसके दौरान अगर हम देखें तो उसका परिणाम जो है शून्य भी हो सकता है। इसके लिए एग्जाम्पल क्या हो सकता है, जैसे अभी बात करेंगे। मान लो तय की गई दूरी शून्य नहीं होगी यदि हम मान लेते हैं कि किसी वस्तु की गति करते हुए पुनः वह ओ तक पहुंच जाती है। ठीक है, यानी कहने का मतलब ये है कि मान लो कोई गोला है, सर्कल गोला, ठीक है, और जहाँ से कोई व्यक्ति स्टार्ट किया कोई काम, और घूमते हुए काम चाहे दुनिया में कहीं भी घूम के किया होगा, पुनः वहीं से स्टार्ट किया था वहीं पर वो चला है, तो उसका जो विस्थापन होगा, ठीक है ना, विस्थापन जो होगा वो क्या हो जाएगा, वो शून्य हो जाएगा, क्योंकि वह विस्थापन शून्य माना जाएगा। उसके हिसाब से, विस्थापन के हिसाब से कार्य नहीं हुआ है। ठीक है, लेकिन साइंस के हिसाब से तो काम हुआ है। साइंस कहते कि भैया इतना मेहनत इसने किया है। क्लियर है? इसको हम और समझते हैं इसके हिसाब से कि जो है यदि हम मान लेते हैं किसी वस्तु की गति करते हुए पुनः वह ओ तक आ जाती है वापस, तो प्रारंभिक स्थिति और अंतिम स्थिति आपस में क्या होती है, मिल जाती हैं। अतः विस्थापन फिर शून्य हो जाता है वहां पर। जब प्रारंभिक और अंतिम स्थिति जब आपस में मिल जाती हैं तो विस्थापन क्या हो जाता है, वहां शून्य के बराबर हो जाता है। जैसे कि मान लीजिए तय की गई दूरी ओ ए प्लस ए ओ, तो अगर हम ओ से स्टार्ट करें, ओ से ए तक जाते हैं और फिर पुनः वापस ए से ओ तक आते हैं, तो ओ से ए तक की दूरी 60 किलोमीटर और फिर ए से ओ तक की दूरी 60 किलोमीटर, तो प्लस जब हम करेंगे तो 120 किलोमीटर है। इसी प्रकार, ठीक है, इसी प्रकार
इसमें कन्फ्यूजन नहीं होना है। 60-60 केवल ये दिखाने की कोशिश की जा रही है कि आप जहाँ से प्रारंभिक किए थे पुनः आप उसी स्थान पर पहुँच आए हैं, बस। क्लियर है? तो इसी प्रकार दो विभिन्न भौतिक राशियाँ, पहला दूरी तथा दूसरा विस्थापन का प्रयोग वस्तु की पूरी गति प्रक्रिया को व्यक्त करने के लिए, पूरी गति की प्रक्रिया को व्यक्त करने के लिए तथा दिए गए समय में वस्तु की प्रारंभिक स्थिति के सापेक्ष अंतिम स्थिति ज्ञात करने में किया जाता है। आप समझ चुके होंगे कि जो है गति को दो विभिन्न भौतिक राशियों के अनुसार दूरी और विस्थापन, ठीक है ना, और दिए गए समय, ठीक है, में वस्तु की प्रारंभिक स्थिति के सापेक्ष अंतिम स्थिति ज्ञात करने में किया जाता है। क्लियर हुआ? समझ में आ रहा है सबको? ओके। अब हम बात कर लेते हैं कि एक समान गति और असमान गति क्या होती है, यानी यूनिफॉर्म मोशन यानी नॉन यूनिफॉर्म मोशंस। ठीक है, तो एक समान गति की अब हम थोड़ा बहुत चर्चा कर लेते हैं, फिर हम आगे बढ़ेंगे और पॉइंट के ऊपर डायरेक्टली आएंगे। समय हम लोग के पास बहुत कम है और एग्ज़ाम बहुत करीब है, तो जल्दी जल्दी थोड़ा सा करने की कोशिश करते हैं। मान लो एक समान की और असमान की हम बात करें तो थोड़ा सा हम इसमें देखते हैं कि मान लीजिए कोई एक वस्तु है, ठीक है, और एक सीधी रेखा पर चल रही है, ठीक है। माना पहले 1 सेकेंड में वह वस्तु 50 मीटर, ठीक है, दूरी गई, और दूसरे सेकेंड में 50 मीटर, फिर तीसरे सेकेंड में उसी प्रकार 50 मीटर, चौथे सेकेंड में भी 50 मीटर दूरी तय करती है, ठीक है। तो इस स्थिति में वस्तु क्या है, प्रत्येक सेकेंड में, ऐसी स्थिति में वस्तु क्या है, प्रत्येक सेकेंड में 50 मीटर की दूरी तय करती है, क्योंकि वस्तु समान समय अंतराल में समान दूरी तय करती है। क्लियर हुआ? अगर समान समय अंतराल में, समान क्या है कि हर एक सेकेंड में, मान लीजिए, ठीक है ना, हर एक सेकेंड में 50 मीटर ही दूरी तय कर रही है, तो समय अंतराल 4 हो गए ना। पहले सेकंड में 50 मीटर, फिर दूसरे सेकंड में 50 मीटर, फिर तीसरे सेकंड में 50 मीटर, फिर चौथे सेकंड में 50 मीटर। तो इसका मतलब लगातार कंटिन्यूटी चौथों सेकंड में एक ही सेकंड के समय अंतराल में 50 मीटर की डिस्टेंस, जो दूरी है, वह बराबर तय की गई है, ठीक है ना। तो जो बराबर तय की गई है उसको क्या कहते हैं, उसी को कहते हैं एक समान गति, ठीक है ना, यूनिफॉर्म मोशंस। ठीक है, ठीक है, क्लियर हुआ? ओके। और इसी तरह गति में समय अंतराल छोटा होना चाहिए, ठीक है ना, ठीक है ना। हम दैनिक जीवन में कई बार देखते हैं कि वस्तुओं के द्वारा समान समय अंतराल में असमान दूरी तय की जाती है, ठीक है। अब असमान दूरी कैसे तय की जाती है? मान लीजिए पहले कि 1 सेकंड में आप 50 किलोमीटर चले हैं, फिर दूसरे सेकंड में 25 किलोमीटर चले हैं, फिर तीसरे सेकंड में आप जो है 100 किलोमीटर चल दिए, फिर चौथे सेकंड में आप 150 किलोमीटर चल दिए। तो जो समान समय अंतराल है उसमें जो दूरी तय की जा रही है वो दूरी एक समान नहीं है, यानी डिफरेंट दूरी है। क्लियर हुआ ये? हाँ, तो समान दूरी तय की जा रही है, ठीक है, तो उसको हम क्या कह रहे हैं, उसको हम कहते हैं असमान गति। क्लियर हुआ? ओके, गुड। और भी देखते हैं, जैसे आपके फिगर में दिया हुआ है, आप देख रहे होंगे, फिगर में दिया गया होगा, इस फिगर में कुछ जो है 8.2, ठीक है, में आप देख सकते हैं 8.2 के अंदर फिगर नंबर ए के अंदर देख सकते हैं कि यदि गेंद की गति 143 किलोमीटर पर आवर है तो इसका क्या अर्थ है, ठीक है ना, इसका अर्थ पूछा जा रहा है। तो इसका अर्थ के बारे में हम क्या बताएंगे, और जो बी है उसके साइन बोर्ड के बारे में भी पूछा जा रहा है। तो हम इसके विषय में थोड़ा सा चर्चा करते हैं। किसी दी गई निश्चित दूरी को तय करने के लिए अलग अलग वस्तुएं अलग अलग समय लेती हैं। क्लियर हुआ कि किसी दी गई निश्चित दूरी को, मान लो निश्चित दूरी क्या दिया गया है कि आपको बता दिया गया कि आपको यहाँ से प्रारंभ करना है और आपको वो 100 किलोमीटर वो लाल किला के पास आपको जाना है, एक दूरी दे दी गई, यहाँ से वहाँ तक एक फिक्स दूरी है, निश्चित दूरी है ये, और इसकी दूरी जो है
तय करने के लिए अलग-अलग वस्तुएँ अलग-अलग समय लेती हैं। तो अगर उससे मान लो कि तुम्हें गाड़ी से भेजा जाए, तो जल्दी पहुँच जाओगे। ट्रेन से भेजा जाए, जल्दी पहुँच जाओगे। हेलीकॉप्टर से भेजा जाए, तो और जल्दी पहुँच जाओगे। पैदल भेजा जाए, तो सबसे लेट पहुँचोगे। तो इसका मतलब जिस साधन का आप इस्तेमाल कर रहे हैं, वो डिफरेंट-डिफरेंट साधन डिफरेंट-डिफरेंट क्या करती हैं? समय आपका लेती हैं या लगाती हैं। ठीक है? कुछ तेज़ी से चलती हैं, कुछ धीरे चलती हैं। ठीक है ना? तो जो वस्तु की गति करने की जो दर है, जो चलने की स्थिति है, कंडीशन है, वो कैसी है? अलग-अलग है, अलग-अलग है। ठीक है ना? अलग-अलग वस्तुएँ समान दर से भी गति कर सकती हैं, ठीक है ना? ऐसा भी होता है कि अलग-अलग वस्तुएँ समान दर से भी गति कर सकती हैं, इसका अपोज़िट हो सकता है। कंडीशन दोनों बन सकते हैं। यहाँ समझने वाली बात यही है कि अगर मान लीजिए कि एक निश्चित दूरी पर आपको अलग-अलग साधन दे दिया जाए, तो अलग-अलग साधन के जो टाइमिंग होंगे, वो डिफरेंट होंगे, जो गति का मोमेंट होगा, वो भी क्या होगा? डिफरेंट होगा। लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि अलग-अलग वस्तु समान दर से भी गति कर सकते हैं। अब प्रश्न ये बनता है कि इसी प्रकार के कहीं और सिचुएशन क्रिएट कर दिया जाए और जो साधन आपको दिया जाता है, वही साधन किसी और को भी दिया जाए, तो जो जितना डिस्टेंस आपको दिया गया है, उतना डिस्टेंस उसको भी दिया गया है और जो साधन आपको दिया गया है, वही साधन उसको भी दिया गया है। तो जो तय की गई दूरी आपकी होगी उस साधन के द्वारा, वही उस व्यक्ति की भी, दूसरे व्यक्ति की भी समय दूरी होगी। ठीक है? इसीलिए कहा गया है कि अलग-अलग वस्तुएँ समान दर से भी गति कर सकती हैं। ठीक है? वस्तु द्वारा इकाई समय में तय की गई दूरी के उपयोग से उस वस्तु की गति की दर क्या होती है? प्राप्त की जा सकती है। क्लियर हुआ ये? नहीं हुआ? इसमें कहा जा रहा है कि वस्तु द्वारा इकाई समय में यानी 1 इकाई में, 1 यूनिट में, 1 सेकंड में तय की गई दूरी, ठीक है? के उपयोग से उस वस्तु की गति की दर कि भैया 1 सेकंड में कितनी दूरी चल रही है, क्या इसका दर है, वह हम निकाल सकते हैं। बस, क्लियर है? ओके। इस राशि को चाल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? चाल कहा जाता है कि किसी दी गई वस्तु को, ठीक है, किसी दी गई वस्तु की क्या है? इकाई समय में तय की गई दूरी के उपयोग में उस वस्तु की गति की दर को प्राप्त की जा सकती है, जिसे हम क्या कहते हैं? चाल कहते हैं। और चाल का जो मात्रक होता है वो होता है प्रति सेकेंड। ठीक है? यह हम मीटर प्रति सेकेंड या मीटर सेकेंड इनवर्स भी लिख सकते हैं, या इस साइन से दिखाया गया है आपको। ठीक है? चाल का अन्य मात्रक सेंटीमीटर प्रति सेकेंड भी होता है और किलोमीटर प्रति घंटा भी होता है। क्लियर है बच्चों? ओके। ये सबसे छोटा मात्रक है, ठीक है ना? मीटर मीटर प्रति इनवर्स छोटा मात्रक है, उससे थोड़ा और सेंटीमीटर इनवर्स, उससे और किलोमीटर प्रति आवर्स। ठीक है? फिर अब आगे हम की बात करते हैं कि वस्तु की गति को व्यक्त करने के लिए हमें केवल उसके परिमाण की आवश्यकता होती है। ठीक है? वस्तु की गति को अगर हमें व्यक्त करना है, बताना है, दिखाना है, तो उसके लिए हमें उसके परिमाण की आवश्यकता होगी। अगर परिमाण होगा तो वस्तु की गति हम क्या कर सकते हैं? स्पष्ट कर सकते हैं, बता सकते हैं। यह आवश्यक नहीं है कि वस्तु की गति नियत हो। नियत का मतलब एक समान हो। ठीक है ना? अधिकतर अवस्थाओं में वस्तुएं असमान गति में भी होती हैं, जैसा कि हमने उपरोक्त समझा है। ठीक है? ओके। इसीलिए हम उन वस्तुओं की गति की दर को उसकी औसत चाल के रूप में व्यक्त करते हैं। ठीक है ना? इसीलिए यही वजह है, यही कारण है कि वस्तु जब कभी-कभी ऐसा होता है अधिकतर अवस्था में कि वस्तु असमान गति करती हैं। इसीलिए हम वस्तुओं को क्या करते हैं? उसकी गति की दर को उसके औसत चाल के रूप में व्यक्त करते हैं। औसत चाल जब हम दिखाने की कोशिश करेंगे, तो वस्तु की जो मूवमेंट होगी उसके दर में विभिन्न प्रकार के जो अंतर आएंगे वो स्पष्ट हो जाता है। क्लियर है? उस वस्तु की औसत चाल उसके द्वारा तय की गई कुल दूरी को कुल समयावधि से भाग देकर प्राप्त किया जा सकता है। ठीक है? अभी हम इसको एक फॉर्मूले से समझेंगे। अभी जो मैंने बताया कि वस्तु की औसत चाल, ठीक है ना, उस वस्तु के द्वारा तय की गई कुल दूरी
ठीक है, में लगा जो समय है उससे भाग दे करके क्या है, औसत चाल हम निकाल सकते हैं। अब औसत चाल का फॉर्मूला होता है, नियम होता है, औसत चाल बराबर तय की गई कुल दूरी बटा कुल समय। ठीक है ना, यानी औसत एवरेज स्पीड इक्वल टू टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। क्लियर है। अब हम क्या करेंगे, औसत चाल को निकालने के लिए जितनी दूरी है प्रारंभिक और अंतिम दूरी को टोटल कर लेंगे और इन बीच में जितना समय लगा होगा उन सारे समय को टोटल करके कुल दूरी से हम भाग दे देंगे, जो निकल कर आएगा शेषफल वही क्या होगा, उसका औसत चाल होगा। क्लियर है। अब नीचे देख लेते हैं, यदि एक वस्तु t समय में s दूरी तय करता है तो इसकी चाल क्या होगी, इसकी चाल होगी v इक्वल टू एस अपॉन टी, यानी वेलोसिटी इक्वल टू क्या है, स्पीड अपॉन टाइम। ठीक है, गुड बच्चों। एक एग्जांपल से और समझते हैं। मान लो एक कार है, 2 घंटे में 100 किलोमीटर की दूरी तय करता है वो, ठीक है, और उसकी औसत चाल 50 किलोमीटर प्रति घंटा है। ठीक है, तो इस कार को पूरे समय 50 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से नहीं चलाएंगे, या मान लीजिए नहीं चली होगी, तो कुछ समय यह इससे अधिक तो कुछ समय इससे कम चाल में चली होगी। अब समझ रहे हैं मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। मान लीजिए कि कोई एक गाड़ी है, वह गाड़ी जो है 2 घंटे में 100 किलोमीटर दूरी टोटल चलती है। ठीक है, अब जो है इसके बीच में, ठीक है, प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु के बीच में जो गाड़ी चली है तो उसको औसत चाल कहेंगे। उसके बीच का जो चाल होगा औसत चाल होगा, और वह जो है 50 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से एक एवरेज माना जा रहा है कि इसका औसत चाल है। लेकिन यह प्रारंभिक बिंदु से अंतिम बिंदु तक जाने के लिए बीच में कभी फास्ट चली है, कभी स्लो हो गई है, कभी ब्रेक लगाई है, कभी फिर फास्ट हो गई है, फिर एवरेज में आ गई है। इस प्रकार करके यह अपना पूरा टाइम 2 घंटे के अंदर 100 किलोमीटर की दूरी क्या किया है, तय किया है। तो जो बीच की दूरी है, जो कम बेस है, यानी थोड़ा कभी कम कर रहा है, कभी स्पीड ज़्यादा कर रहा है, कभी एवरेज कर रहा है, कभी नॉर्मल कर रहा है, तो इनकी टोटल जो बीच की दूरी है वो क्या है, वही औसत है। ठीक है, एक एग्जांपल ले लेते हैं। एक एग्जांपल के अंदर है दिया गया है कि मान लीजिए एक वस्तु है 16 मीटर की दूरी पर 4 सेकंड में दूरी वह तय करता है। ठीक है, कोई वस्तु है जो 16 मीटर की दूरी पर स्थित है और वह वस्तु 4 सेकंड के अंदर वो 16 मीटर की दूरी क्या करता है, तय करता है, और पुनः दोबारा 16 मीटर की दूरी 2 सेकंड में फिर तय करता है वो। ठीक है, पुनः 2 बार, यानी कंडीशन है 2 बार मूवमेंट करता है। पहली कंडीशन में 16 मीटर की दूरी 4 सेकंड में तय करता है, और दूसरे सेकंड में 16 मीटर की ही दूरी 2 सेकंड के अंदर तय करता है। तो बताइए कि इसका औसत चाल क्या होगा। ठीक है, आप ध्यान से क्वेश्चन सुनेंगे तो आपको ये बात समझ में आएगी अच्छे से, और फिर आप इसका नोट्स भी बना सकते हैं। ठीक है, तो इसका जो जवाब होगा वह होगा कि वस्तु की द्वारा तय की गई कुल दूरी, तो कुल दूरी कितना है, तो 16 मीटर है पहले वाले में, और दूसरे वाले में भी टोटल दूरी कितनी है, 16 मीटर। तो दोनों को हम ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 32 मीटर। तो सबसे पहले हमें क्या मिल गया, टोटल दूरी मिल गई, 32 किलोमीटर टोटल दूरी है हमारे पास। अब दोनों 2 बार ये मूवमेंट किया है, 2 बार रन किया है, तो दोनों बार का अलग अलग टाइम है इनके पास, तो दोनों का टोटल टाइम हमें इंक्लूड करना है। तो पहले वाले का टाइम कितना है, 4 सेकेंड, और दूसरे वाले का कितना टाइम है, 2 सेकेंड। तो 4 और 2 दोनों मिला कितने हो गए, 6 सेकेंड, यानी 6 सेकेंड हो गए टोटल। तो हमें क्या मिल गया, टोटल टाइम मिल गया और टोटल समय मिल गया। अब औसत चाल हम निकाल सकते हैं कि नहीं, एवरेज स्पीड निकाल सकते हैं कि नहीं, बिल्कुल निकाल सकते हैं, आसान हो गया। अब एवरेज स्पीड लिख करके टोटल डिस्टेंस लिखना है हमें। तो टोटल डिस्टेंस कितना था, 32 मीटर, अपॉन टोटल टाइम कितना था, 6 सेकंड था। अब जो है 6 को 32 में डिवाइड दे दो, डिवाइड देने पर क्या आएगा, डिवाइड देने पर आएगा 5.33 मीटर सेकेंड इनवर्स आएगा। ठीक है ना, मीटर सेकेंड इनवर्स क्यों लिखा गया, आप इसमें कंफ्यूजन नहीं होना बिल्कुल, क्योंकि यह इसका मात्रक है, इसी से इसको नापा जाता है, इसी से इसको जांचा जाता है। ठीक है, और फिर इसी से इसको क्या किया जाता है, रिप्रेजेंट किया जाता है। इसलिए
इस वस्तु की औसत जो चाल होगी वो कितनी निकल कर आई? 5.33 मीटर सेकेंड इनवर्स। क्लियर हो गया? यह प्रश्न था एक, ये सॉल्व हो गया। ठीक है, अब हम बात करेंगे थोड़ा सा कि दिशा के साथ चाल की। ठीक है ना, यह भी बहुत इंपॉर्टेंट है टॉपिक में कि दिशा के साथ चाल की हम बात करेंगे। तो इसके अंदर हम देखेंगे कि किसी वस्तु की गति की दर और भी अधिक व्यापक हो सकती है। तो दर का मतलब समझ रहे हो ना, गति की स्पीड और भी ज्यादा व्यापक हो सकती है, और उसकी चाल के साथ साथ, ठीक है ना, दिशा को भी व्यक्त करता है। ठीक है ना, तो भैया मान लो कि कोई गाड़ी होगी तो कहीं ना कहीं किसी ना किसी रोड पे चलेगी तो किसी ना किसी दिशा में ही तो होगी ना, वो है कि नहीं? तो वही इसमें बताने की कोशिश की जा रही है कि उसकी चाल के साथ साथ क्या है, उसकी दिशा को भी ये व्यक्त करने की कोशिश करता है। वह राशि जो इन दोनों पक्षों को व्यक्त करता है, यह ध्यान से सुनना, वह राशि जो इन दोनों पक्षों को व्यक्त करता है, चाल और दिशा को, उसे क्या कहते हैं? वेग कहते हैं। क्लियर हुआ? वेग किसे कहते हैं? कि वह राशि जो चाल और दिशा को व्यक्त करता हो उसे वेग कहते हैं। क्लियर? तो किसी वस्तु का वेग समान या असमान हो सकता है। ठीक है ना, यह वस्तु की चाल, वस्तु की गति की दिशा या दोनों के परिवर्तन के साथ परिवर्तित हो सकता है। समझना ध्यान से, यह वस्तु की चाल या वस्तु की गति की दिशा या वस्तु दोनों के परिवर्तन के साथ परिवर्तित हो सकता है। ठीक है, गुड बच्चों। जब एक वस्तु सीधी रेखा में बदलती हुई चाल के साथ गति करती है, यहाँ कंफ्यूज नहीं होना है, बदलती हुई चाल का मतलब स्पीड कम ज़्यादा की बात हो रही है। बदलती हुई चाल के साथ जब गति कर रहा है तो हम इसके गति की दर के परिमाण को औसत वेग के द्वारा व्यक्त करते हैं। ठीक है ना, वेग समझ में आया? अब औसत भी हमने ऊपर पढ़ा था, तो औसत इसमें जोड़ दिया गया है। ठीक है ना, तो औसत वेग हो गया है। तो वेग में क्या था? चाल के साथ दिशा की भी आवश्यकता होती थी। अब इसमें क्या कहा गया है कि चाल के साथ गति कर रही है। ठीक है ना, एक वस्तु रेखा में चलती हुई चाल के साथ जब गति करेगी और इसके गति की दर में, दर के परिमाण को क्या कहते हैं? दर के परिमाण है, दर के परिमाण को औसत वेग के द्वारा हम क्या कर सकते हैं? व्यक्त कर सकते हैं, दिखा सकते हैं, दर्शा सकते हैं। ठीक है ना, और इसकी गणना जो है, गणना का मतलब कैलकुलेशंस, औसत चाल की गणना के समान ही होती है। औसत चाल जैसे कि हमने पढ़ा था अभी कि इसकी गणना भी क्या होती है? औसत चाल के समान ही इसकी गणना होती है। आगे हम समझ जाएंगे। ठीक है, और अच्छे से थोड़ा सा समझेंगे। मान लो कि यदि कोई वस्तु का वेग एक समान रूप से परिवर्तित हो रहा है। ठीक है ना, एक समान रूप से, जैसे ऊपर हमने बात किया था कि एक सेकंड में इतनी स्पीड से चल रही है, दूसरे सेकंड में भी इतनी स्पीड से चल रही है, तो ये एक समान हो गया, यूनिफॉर्म मोशन में एकदम बदल रहा है। ठीक है ना, बदल रहा है। तब दिए गए प्रारंभिक वेग और अंतिम वेग के अंकीय, अंकीय का मतलब मैथमेटिकल कैलकुलेशन के माध्यम के द्वारा हम इसका क्या करेंगे? औसत वेग निकाल सकते हैं। ठीक है, गुड। अभी जैसे एग्जांपल समझ लेते हैं, इसका फॉर्मूला सबसे पहले देखते हैं। फॉर्मूला क्या है? औसत वेग। ठीक है, यानी वेलोसिटी एवरेज। औसत वेग बराबर औसत वेग अगर हमें निकालना होगा तो प्रारंभिक वेग जहां से हमने स्टार्ट किया वस्तु और प्लस अंतिम वेग, जिस वेग पे वो लास्ट में पहुंचा, दोनों वेग को ऐड करना है और अपॉन 2, 2 से डिवाइड कर देना है। यह इसका फॉर्मूला है। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? वेलोसिटी एवरेज बराबर यूनिवर्सल, ठीक है ना, ठीक है, यानी प्रारंभिक और अंतिम, यानी स्टार्टिंग पॉइंट एंड लास्ट पॉइंट अपॉन 2 से जब हम डिवाइड देंगे तो जो निकल कर आएगा वह क्या होगा? औसत वेग कहलाएगा। ठीक है, वेलोसिटी एवरेज कहलाएगा। क्लियर हुआ? ठीक है, जहां वेलोसिटी एवरेज यानी औसत वेग जो है वह u है प्रारंभिक वेग, और v जो दिया गया है वो है अंतिम वेग। ठीक है, अंतिम वेग को v से लिखा जा रहा है, प्रारंभिक वेग को u से लिखा जा रहा है। ठीक है, और इन दोनों का मात्रक जो होता है वो समान होता है, अर्थात मीटर सेकंड इनवर्स या मीटर प्रति सेकंड भी हम लिख सकते हैं। क्लियर हुआ बच्चों? गुड, बहुत अच्छी बात है। अब आप चाल और वेग में अंतर बता सकते हैं?
गुड। एक और हम एग्जांपल ले लेते हैं, ठीक है ना? एक क्वेश्चन ले लेते हैं, एग्जांपल से अच्छा है क्वेश्चन ले लेते हैं, क्वेश्चन से हमें ज़्यादा अच्छा समझ में आएगा। और मान लो कोई व्यक्ति है, वो यात्रा शुरू करता है, कार का ऑडोमीटर चालू करता है और 2000 किलोमीटर प्रति जो है 2000 किलोमीटर प्रदर्शित करता है, ठीक है ना? वो ये दिखाने की कोशिश करता है कि गाड़ी हमने चालू कर दी और 2000 किलोमीटर हमें जाना है, ठीक है? और वह यात्रा समाप्त करता है 2400 किलोमीटर पर, ठीक है ना? तो वो चल चल रहा है 2000 किलोमीटर के हिसाब से, लेकिन समाप्त कहाँ पे हो रहा है? 2400 किलोमीटर पे, ठीक है? और जो उसकी यात्रा में जो समय है वो 8 घंटा लगता है, ठीक है? तो कार का जो औसत चाल है वो किलोमीटर आवर्स और या मीटर सेकंड आवर्स में ज्ञात करना है, हमें निकालना है, ठीक है? ये मात्रक में निकालने की बात कर रहा है, पूछ रहा है। तो हम क्या करेंगे? हम इसका जवाब देखेंगे, हम इसका आंसर देखेंगे। इसका जवाब ये होगा कि कार के द्वारा तय की गई कुल दूरी। अब मान लो कुल दूरी एस क्या है? स्पीड है। तो स्पीड कितनी चल रही है? ऑडोमीटर चालू किया तो स्पीड कितना हो पहले वाले का? पहले वाले कितना था? 2000 किलोमीटर। तो यानी पहला वाला क्या है? पहले वाला क्या है? प्रारंभिक वेग, ठीक है? और दूसरा वाला क्या है? कितने पे ले जाके समाप्त किया है? 2400 किलोमीटर पे। तो ये भी क्या है? ये भी इसका अंतिम वेग है, ठीक है ना? लास्ट स्पीड है, प्रारंभिक स्पीड है, ठीक है? तो अब 2400 में से माइनस हम 2000 करेंगे, ठीक है? 2000 करेंगे तो हमें कितना प्राप्त हुआ? हमें प्राप्त हुआ 400 किलोमीटर। करके देखिए, आता है? देखिए देखिए, रुक के करिए। और दूरी तय करने में टोटल लगा समय t बराबर कितना है? 8 घंटा। यानी दोनों ये यात्राएं जो हैं, स्पीड जो हैं, यह 2000 से लेके 2400 तक गए हैं और 8 घंटा टोटल टाइम इनका लगा है, ठीक है? तो अब हमें जो है इनका औसत चाल निकालना है। तो औसत चाल के लिए ने क्या बताया था कि एवरेज जो है, एवरेज वेलोसिटी के बराबर क्या होता है? वेलोसिटी एवरेज की क्या लिखवाया था? कि स्पीड अपॉन टाइम। तो अब हमें स्पीड कितना मिल गया? 400 किलोमीटर। और टाइम कितना मिल गया? 8 घंटा। अब हम इसको डिवाइड करेंगे तो कितना कटेगा ये? 8 पंजे 40, 50 किलोमीटर आवर्स इनवर्स हो जाएगा। समझ में आया बच्चों? गुड। आप करके देखेंगे, बिल्कुल समझ में आएगा, अच्छे से समझ में आएगा। आपके बुक में भी दिया हुआ है, अच्छे से रिवाइज करना है, अच्छे से प्रैक्टिस करना है, ठीक है? और बखूबी आपको समझ में आएगा। अगर नहीं आता है, दिक्कत होती है, कमेंट में क्वेश्चन लिखो, नंबर लिखो, क्वेश्चन पूछो, बिल्कुल रिप्लाई मिलेगा इसका। ओके बच्चों, गुड। या मान लो 50 किलोमीटर आवर है, 50 किलोमीटर आवर को अब हम जो है किलोमीटर, 1 किलोमीटर बराबर 1000 मीटर होता है, हैं? 1 किलोमीटर बराबर 1000 मीटर होता है। तो हम किलोमीटर अपन आवर को मल्टीप्लाई करेंगे 1000 मीटर अपन 1 किलोमीटर के अंदर, ठीक है? और फिर क्या करेंगे? 1 घंटा के अंदर कितना होता है? कितने मिनट्स होते हैं? 60। और कितने सेकंड होते हैं? कितने होंगे? 3600। हम इन सबको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 13.9 मीटर सेकेंड इनवर्स, ठीक है बच्चों? ओके, गुड। अब कार की औसत चाल जो है हमें ऊपर ही मिल गया था, चूंकि हम नीचे थोड़ा बहुत और उसको एक्सप्लेनेशन के छोटा करने की कोशिश कर रहे थे। तो हमें कितना मिला? 50 किलोमीटर आवर्स, ठीक है? या हम 13.9 मीटर सेकेंड इनवर्स लिख सकते हैं। दोनों दोनों सही हैं, ठीक है बच्चों? ओके, अगला क्वेश्चन एक और करते हैं। मान लो एक लड़की है, वो 90 मिनट में लंबे, ठीक है, तालाब में तैरती है और एक सिरे से दूसरे सिरे तक सरल रेखीय पथ पर जाती है और वापस आती है, ठीक है ना? और इस दौरान कुल 180 मीटर की दूरी जो है 1 मिनट में वह तय कर लेती है, ठीक है? ठीक है ना? अब तालाब है, 90 मीटर लंबा है और जो है वह सरल रेखीय से सीधे आती है और वापस जाती है। और उसकी आने जाने की जो टोटल
जो डिस्टेंस हो गई है, दूरी हो गई, वो 180 मीटर हो गई है और वो टाइम कितना लगा है, 1 मिनट लगा है। तो वह लड़की जो है, उस लड़की का औसत चाल और औसत वेग दोनों निकालना है अब इसमें। तो औसत चाल जैसे हमने ऊपर निकाला था, औसत वेग भी अलग अलग निकाला था, अब इसको हम समझ लेते हैं। तो इसका जो सोल्यूशन होगा, वो लड़की द्वारा 1 मिनट में तय की गई कुल दूरी, ठीक है, कितना है, 180 मीटर है, ठीक है। अब 1 मिनट में उस लड़की का विस्थापन कितना हुआ, 0 हुआ। विस्थापन के बारे में हमने पढ़ा था कि अगर प्रारंभ से जाए और लास्ट में जाकर के पुनः प्रारंभ में आ जाए, यानी कहने का मतलब है जहाँ से शुरुआत करे, घूम फिर कर दुनिया में कहीं भी आ जाए, लेकिन वहीं पर आ जाए जहाँ से उसने प्रारंभ किया था, तो विस्थापन क्या मानेंगे, 0 मानेंगे। और प्रश्न में भी हमारे यही पूछा है कि लड़की जो जाती है तो वापस फिर वहीं पर क्या होता है, आती है, इसीलिए हमारा विस्थापन क्या हो गया, 0 हो गया। तो 1 मिनट में उस लड़की का विस्थापन कितना हो गया, 0 हो गया। तो औसत चाल निकालने के लिए हमने क्या बताया था कि तय की गई कुल दूरी बटा लिया गया कुल समय, यानी टोटल टाइम, ठीक है ना। तो कितना था, टोटल डिस्टेंस कितना था, 180 मीटर, और टोटल टाइम 1 मिनट, यही था। तो अब हम क्या करेंगे, अब इसको हम कैलकुलेट करेंगे करेंगे तो आप जैसा कि जानते हैं, मीटर है, तो 1 मिनट कितना सेकेंड, 60 सेकेंड, ठीक है। 1 मिनट में 60 सेकेंड से क्या करेंगे, इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे। मल्टीप्लाई करेंगे तो क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा। अगर बट्टा पे का गुणा जानते हो, फ्रैक्शन भिन्न जानते हो, तो आसानी से सॉल्व कर पाओगे कि 6 का कट जाएगा, 6 3 18, यानी 60 तरीके 180 कट गया। अब 1 से 1 मिनट, 1 से 1 मिनट, क्रॉस इंटर क्रॉस क्या हो जाएगा, ये कट जाएगा। और कटने के बाद से जो आंसर आएगा, जो बचेगा, कितना बचेगा, 3 मीटर सेकेंड इनवर्स बचेगा। ये हमारा क्या निकल गया, औसत चाल निकला। औसत चाल का फॉर्मूला होता है कि टोटल दूरी बटा टोटल समय, ठीक है। अब औसत वेग का फॉर्मूला हमने क्या बताया था कि विस्थापन, इसको ध्यान से सुनना, विस्थापन बटा लिया गया कुल समय, यानी टोटल टाइम। तो हमें इस क्वेश्चन में विस्थापन कितना मिल गया, 0 मिल गया। और टोटल टाइम कितना था भैया, टोटल टाइम आप जानती ही हैं कितना है, टोटल टाइम कुल लिया गया 1 मिनट है। और 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं, तो हमारे पास ऑलरेडी 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं। तो अब 60 को हम 0 से जब डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, 0 आएगा। आप ये जानते हैं कि 0 से किसी संख्या का डिवाइड करने पर क्या होता है, 0 आता है, मल्टीप्लाई करने पर क्या आता है, 0 आता है, ठीक है। तो हमें जो उस लड़की की औसत चाल है, ठीक है, वो 3 मीटर सेकेंड इनवर्स मिल गया है, और उसका औसत वेग कितना मिला है, 0 मिल गया है। क्लियर हुआ कि वापस गई और वापस आई तो उसका क्या हुआ, विस्थापन 0 हो गया, औसत वेग उसका 0 हो गया, लेकिन उसकी जो चाल थी, जो 1 मिनट के अंदर 180 जो है, 1 मिनट ये 1 मिनट में 180 मीटर दूरी वो तय की थी, वापस जाके आके तो उसका जो चाल हो गया था वो 3 मीटर सेकेंड इनवर्स हो गया। तो आई होप आप इस बात को समझ गए होंगे कि औसत वेग क्या होता है, औसत चाल क्या होता है, ठीक है बच्चों। अब हम थोड़ा सा अगले टॉपिक पे आते हैं और यह बात करेंगे कि अब वेग में परिवर्तन की दर क्या होती है। तो वेग में परिवर्तन की दर की हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। तो इसके विषय में हम जानते हैं कि किसी वस्तु की एक समान सरल रेखीय गति के दौरान, ठीक है ना, एक समान, अभी जैसे ऊपर हमने डिस्कस किया था कि एक समान कैसे होता है भैया, 1 सेकंड में 50 मीटर की दूरी, दूसरे सेकंड में 50 मीटर की दूरी, तीसरे सेकंड में 50 मीटर की दूरी, तो ये क्या है, एक समान, और चल कैसे रही है, सीधे चल रही है, तो ये सरल रेखीय हो गया। तो एक समय में एक सरल रेखीय गति की एक समान जो है सरल रेखीय गति के दौरान समय के साथ वेग नियत रहता है, ठीक है ना, कांस्टेंट रहता है वेग। अब समय के साथ वेग क्या है, नियत रहता है, स्थिर रहता है। और इस अवस्था में किसी भी समय अंतराल में वस्तु के वेग में परिवर्तन शून्य है, ठीक है। इसका मान विभिन्न समयों पर एवं विभिन्न बिंदुओं पर भिन्न भिन्न हो सकता है। इस प्रकार किसी भी समय अंतराल पर वस्तु के वेग में परिवर्तन शून्य नहीं होता। क्लियर है, ओके।
क्या अब हम वस्तु के वेग में परिवर्तन को व्यक्त कर सकते हैं? तो इसके बिंदु में हम अभी समझने की कोशिश करेंगे ताकि आपको और स्पष्ट हो जाए। स्पष्ट हो जाने पर आपको बखूबी समझ में आ जाएगा।